Aegis Academy of Diet and Fitness. Chapter 10. Aging and Longevity in Nutritional Biochemistry. उम्र बढ़ने में सेलुलर मरम्मत और ऑटोफैगी। सेलुलर मरम्मत और ऑटोफैगी सेलुलर स्वास्थ्य और कार्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। खासकर उम्र के साथ वे क्षतिग्रस्त घटकों को हटाते हैं और पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं, जिससे सेलुलर संतुलन को बढ़ावा मिलता है। फिर भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उनकी कार्यक्षमता कम हो सकती है, जिससे क्षतिग्रस्त अणुओं और निष्क्रिय कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है। यहाँ बताया गया है कि उम्र बढ़ने से सेलुलर मरम्मत और ऑटोफैगी कैसे प्रभावित होती है। सेलुलर मरम्मत तंत्र कोशिका अखंडता और कार्य के लिए आवश्यक है, जिसमें क्षतिग्रस्त डीएनए, प्रोटीन और लिपिड की मरम्मत शामिल है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, डीएनए की मरम्मत की क्षमता कम हो सकती है, जिससे डीएनए क्षति, संचय, उत्परिवर्तन और कैंसर जैसी उम्र से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऑटोफैगी क्षतिग्रस्त सेलुलर घटकों को पुनर्चक्रित करता है, सेलुलर संतुलन सुनिश्चित करता है और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। यह क्षतिग्रस्त माइटोफैगी को समाप्त करता है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को संरक्षित करता है और विषाक्त प्रोटीन निर्माण को रोकता है। ऑटोफैजिक फ्लक्स में गिरावट। उम्र बढ़ने से ऑटोफैजिक फ्लक्स कम हो सकता है, जिससे क्षतिग्रस्त सेलुलर घटकों और प्रोटीन समुच्चय का निर्माण हो सकता है, जो सेलुलर फंक्शन को खराब कर सकता है और उम्र बढ़ने में योगदान कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया पर प्रभाव। घटती ऑटोफैगी क्षतिग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया को हटाने में बाधा उत्पन्न कर सकती है, जिससे कोशिकाओं के भीतर निष्क्रिय माइटोकॉन्ड्रिया का संचय हो सकता है। निष्क्रिय माइटोकॉन्ड्रिया अधिक प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों (ROS) का उत्पादन करते हैं और ऑक्सीडेटिव तनाव और सेलुलर क्षति में योगदान करते हैं। सूजन और प्रतिरक्षा कार्य। अक्रियाशील ऑटोफैगी प्रतिरक्षा कोशिका कार्य को प्रभावित कर सकती है और सूजन बढ़ा सकती है। प्रतिरक्षा कोशिकाओं में कम स्वरभंग से रोगजन को और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करने की उनकी क्षमता खराब हो सकती है, जिससे पुरानी सूजन हो सकती है और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में समझौता हो सकता है। न्यूरोडिजेनरेटिव रोग। अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों से जुड़े प्रोटीन समुच्चय को हटाने में ऑटोफैगी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिगड़ा हुआ ऑटोफैगी इन समुच्चय के संचय में योगदान कर सकता है, जिससे इन विकारों की प्रगति हो सकती है। ऑटोफैगी का समर्थन करने के लिए हस्तक्षेप। ऐसी रणनीतियाँ जो ऑटोफैगी को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि कैलोरी प्रतिबंध, व्यायाम और कुछ आहार संबंधी हस्तक्षेप, स्वस्थ उम्र बढ़ने का समर्थन करने और उम्र से संबंधित बीमारियों की शुरुआत में देरी करने की उनकी क्षमता के लिए अध्ययन किया गया है। स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए आहार, व्यायाम और तनाव प्रबंधन जैसे जीवन शैली कारकों के माध्यम से सेलुलर मरम्मत और ऑटोफैगी को बढ़ावा देना आवश्यक है। रैपामाइसिन और रेसवेराट्रोल जैसे कुछ यौगिक ऑटोफैगी को बढ़ाने में आशाजनक हैं, लेकिन दीर्घायु और सेलुलर स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। उम्र बढ़ने में प्रोटीन ग्लाइकेशन तब होता है जब रक्त प्रवाह में शर्करा प्रोटीन के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिससे उन्नत ग्लाइकेशन अंत उत्पाद AGE बनते हैं। ये यौगिक समय के साथ ऊतकों में जमा हो जाते हैं और उम्र बढ़ने और उम्र से संबंधित बीमारियों से जुड़े होते हैं। यहाँ बताया गया है कि प्रोटीन ग्लाइकेशन उम्र बढ़ने में कैसे शामिल होता है। एजेस का संचय। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, ऊतकों में एजेस का निर्माण बढ़ता है, क्योंकि ग्लूकोज का स्तर आम तौर पर उम्र के साथ बढ़ता है और एजेस समय के साथ धीरे धीरे बनता है। एजेस प्रोटीन से बन सकते हैं, उनकी संरचना और कार्य को बदल सकते हैं, संभावित रूप से उम्र से संबंधित ऊतक और अंग परिवर्तनों को प्रभावित कर सकते हैं। कोलेजन क्रॉस लिंकिंग। जैसे जैसे कोलेजन में एजेस का निर्माण होता है, ऊतक शक्ति और लोच के लिए महत्वपूर्ण एक संरचनात्मक प्रोटीन वे रक्त वाहिकाओं, त्वचा और टेंडन जैसे ऊतकों में कठोरता और कम लचीलेपन का कारण बन सकते हैं। यह प्रक्रिया इन संरचनाओं में उम्र से संबंधित परिवर्तनों में योगदान देती है। बिगड़ा हुआ प्रोटीन कार्य। एजेस द्वारा प्रोटीन का क्रॉस लिंकिंग उनके कार्य को खराब कर सकता है। यह एंजाइमों, रिसेप्टर्स और परिवहन प्रोटीन की गतिविधि को प्रभावित कर सकता है।
जिससे सेलुलर और ऊतक कार्य कम हो सकते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव, उम्र भी ऑक्सीडेटिव तनाव में योगदान कर सकती है, जो शरीर में मुक्त कणों और एंटीऑक्सीडेंट के बीच असंतुलन है। एजी प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियां ROS उत्पन्न कर सकते हैं, जो प्रोटीन, लिपिड और DNA सहित सेलुलर संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सूजन, एजी प्रतिरक्षा कोशिकाओं पर रिसेप्टर्स को सक्रिय कर सकता है, जिससे सूजन प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है। क्रोनिक सूजन उम्र बढ़ने और उम्र से संबंधित बीमारियों की एक सामान्य विशेषता है और एजी की उपस्थिति इस सूजन प्रक्रिया को बढ़ा सकती है। आयु संबंधी बीमारियां, एज का संचय मधुमेह, हृदय रोग, अल्जाइमर रोग और उम्र संबंधित मैकुलर अपघटन सहित विभिन्न आयु संबंधी बीमारियों में शामिल है। एजी ऊतक की शिथिलता में योगदान करते हैं और इन रोगों के विकास को बढ़ावा देते हैं। प्रोटीन ग्लाइकेशन को कम करने के लिए हस्तक्षेप। ग्लाइसेमिक नियंत्रण, मधुमेह या बिगड़ा हुआ ग्लूकोज सहिष्णुता वाले व्यक्तियों के लिए अच्छा ग्लाइसेमिक नियंत्रण बनाए रखने से एजी के गठन को कम करने में मदद मिल सकती है। एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार, फलों, सब्जियों और अन्य स्रोतों से एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार का सेवन ऑक्सीडेटिव तनाव का प्रतिकार करने और एजी के गठन को कम करने में मदद कर सकता है। आयु अवरोधक, कुछ यौगिकों जैसे एमिनोग्वानिडाइन और पाइरिडोक्सामाइन का अध्ययन आयु गठन को रोकने और उम्र बढ़ने और उम्र से संबंधित बीमारियों पर उम्र के प्रभाव को कम करने की उनकी क्षमता के लिए किया गया है। जीवन शैली में संशोधन, नियमित व्यायाम सहित स्वस्थ जीवन शैली विकल्प ग्लूकोज विनियमन में सुधार और एजी के गठन को कम करने में मदद कर सकते हैं। संक्षेप में, प्रोटीन ग्लाइकेशन और एजी का निर्माण उम्र बढ़ने और उम्र से संबंधित बीमारियों से जुड़ा हुआ है। जीवन शैली में समायोजन और आहार में बदलाव के माध्यम से प्रोटीन ग्लाइकेशन और एजी गठन को कम करने से संभावित रूप से स्वस्थ उम्र बढ़ने में मदद मिल सकती है और उम्र से संबंधित बीमारियों की संभावना कम हो सकती है। बहरहाल, प्रोटीन ग्लाइकेशन के जटिल तंत्र को समझने और उम्र बढ़ने और उम्र से संबंधित स्वास्थ्य स्थितियों पर इसके प्रभाव का मुकाबला करने के लिए कुशल रणनीति तैयार करने के लिए और अधिक शोध आवश्यक है। उम्र बढ़ने और दीर्घायु में हार्मोनल विनियमन। उम्र बढ़ने और दीर्घायु में हार्मोनल विनियमन महत्वपूर्ण है। हार्मोन अंतःस्रावी तंत्र में ग्रंथियों द्वारा उत्पादित शरीर के रासायनिक संदेशवाहक विभिन्न शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं। उम्र के साथ हार्मोन उत्पादन और संवेदनशीलता में परिवर्तन होता है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और जीवन काल प्रभावित होता है। यहाँ बताया गया है कि उम्र बढ़ने और दीर्घायु में हार्मोनल विनियमन कैसे शामिल है। ग्रोथ हार्मोन GH और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 IGF-1 GH ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 विकास और ऊतक की मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण हार्मोन हैं। बचपन और किशोरावस्था में वे वृद्धि और विकास को बढ़ावा देते हैं। हालांकि जैसे जैसे व्यक्तियों की उम्र बढ़ती है, उनके स्तर में गिरावट आती है, जिससे शरीर की संरचना में परिवर्तन होता है, जिसमें मांसपेशियों में कमी और वसा संचय में वृद्धि शामिल है। कुछ शोध बताते हैं कि निम्न GH और IGF-1 स्तर कुछ प्रजातियों में विस्तारित जीवन काल से जुड़े हो सकते हैं। इंसुलिन और इंसुलिन संवेदनशीलता। इंसुलिन ग्लूकोज चयापचय और रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उम्र के साथ इसकी प्रतिक्रिया कम हो जाती है, जिससे इंसुलिन प्रतिरोध होता है। यह प्रतिरोध टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों जैसी उम्र से संबंधित बीमारियों से जुड़ा हुआ है। थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन T4 और ट्राइआयोडोथायरोनिन T3 जैसे थायराइड हार्मोन चयापचय, शरीर के तापमान और ऊर्जा उत्पादन को विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे जैसे व्यक्तियों की उम्र बढ़ती है, थायराइड हार्मोन के स्तर और कार्य में उतार चढ़ाव चयापचय दर और ऊर्जा संतुलन को प्रभावित कर सकता है। सेक्स हार्मोन। उम्र बढ़ने से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन जैसे सेक्स हार्मोन में गिरावट आती है। महिलाओं में रजोनिवृत्ति में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर में काफी कमी आती है, जबकि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन में धीरे धीरे गिरावट का अनुभव होता है। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप हड्डियों का नुकसान, परिवर्तित शारीरिक संरचना और कामेच्छा में कमी जैसे लक्षण हो सकते हैं। मेलाटोनिन
मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो नींद जागने के चक्र और सर्कैडियन लय को नियंत्रित करता है। इसका उत्पादन उम्र के साथ कम होता जाता है, जो उम्र से संबंधित नींद की गड़बड़ी और परिवर्तित जैविक लय में योगदान कर सकता है। तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल तनाव के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया में भूमिका निभाते हैं और चयापचय को नियंत्रित करते हैं। लगातार तनाव और तनाव हार्मोन के अनियमित होने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और उम्र बढ़ने में योगदान हो सकता है। हार्मोनल गिरावट और सेलुलर बुढ़ापा। उम्र से संबंधित हार्मोनल परिवर्तन सेलुलर बुढ़ापा को प्रभावित कर सकते हैं, जो उम्र बढ़ने से जुड़ी अपरिवर्तनीय कोशिका चक्र गिरफ्तारी की स्थिति है। उदाहरण के लिए सेक्स हार्मोन के स्तर में गिरावट विशिष्ट ऊतकों में बढ़े हुए सेलुलर बुढ़ापे से जुड़ी होती है। उम्र बढ़ने और दीर्घायु पर उनके प्रभाव के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) या चयनात्मक हार्मोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर (SARM) जैसे हार्मोनल हस्तक्षेप का पता लगाया गया है। हालांकि संभावित स्वास्थ्य लाभ और जोखिमों के कारण उनका उपयोग सावधानी की मांग करता है। हार्मोन अन्य शारीरिक प्रणालियों के साथ जटिल रूप से संपर्क करते हैं, जिससे स्वस्थ उम्र बढ़ने और दीर्घायु का समर्थन करने वाली सुरक्षित और प्रभावी रणनीतियों के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व और दीर्घायु। विटामिन और खनिज जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व समग्र स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे सेलुलर स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं, प्रतिरक्षा समारोह को बनाए रखते हैं और उम्र से संबंधित बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। शरीर में विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं के समर्थन के लिए इन पोषक तत्वों का इष्टतम सेवन आवश्यक है। यहाँ कुछ प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो दीर्घायु से जुड़े हुए हैं। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ऑक्सीडेटिव तनाव से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो उम्र बढ़ने और उम्र से संबंधित बीमारियों से जुड़ा होता है। फलों, सब्जियों, नट्स और बीजों के माध्यम से इन विटामिनों को अपने आहार में शामिल करने से सेलुलर स्वास्थ्य का समर्थन हो सकता है और दीर्घायु को बढ़ावा मिल सकता है। बी विटामिन, B6, B12 और फोलेट सहित बी विटामिन ऊर्जा, चयापचय, DNA संश्लेषण और तंत्रिका कार्य के लिए आवश्यक हैं। सेलुलर स्वास्थ्य को बनाए रखने और दीर्घायु का समर्थन करने के लिए भी विटामिन का पर्याप्त सेवन महत्वपूर्ण है। विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा कार्य और शरीर में कैल्शियम संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पर्याप्त विटामिन डी का स्तर पुरानी बीमारियों के कम जोखिम से जुड़ा हुआ है और दीर्घायु में योगदान दे सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, फैटी मछली, अलसी और अखरोट में पाए जाने वाले EPA और DHA जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड में सूजनरोधी गुण होते हैं और हृदय स्वास्थ्य को लाभ होता है। ओमेगा 3 के इन स्रोतों को अपने आहार में शामिल करने से दीर्घायु में योगदान मिल सकता है। मैग्नीशियम शरीर में 300 से अधिक एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं में शामिल होता है और मांसपेशियों के कार्य, तंत्रिका कार्य और ऊर्जा, चयापचय में भूमिका निभाता है। पर्याप्त मैग्नीशियम का सेवन हृदय रोग के जोखिम को कम करने से जुड़ा हुआ है और दीर्घायु में योगदान कर सकता है। जिंक और सेलेनियम सूक्ष्म खनिज हैं, जो प्रतिरक्षा कार्य और एंटीऑक्सीडेंट रक्षा में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। इन खनिजों का पर्याप्त सेवन सेलुलर स्वास्थ्य को बनाए रखने और दीर्घायु का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है। पॉलीफेनोल्स एंटीऑक्सीडेंट और सूजनरोधी गुणों वाले पौधे के यौगिक हैं। फलों, सब्जियों, चाय और कोको से प्राप्त पॉलीफेनोल से भरपूर आहार को बेहतर हृदय स्वास्थ्य और दीर्घायु से जोड़ा गया है, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व दीर्घायु के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनका प्रभाव आहार, जीवन शैली, आनुवंशिकी और स्वास्थ्य स्थितियों जैसे कारकों से प्रभावित हो सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर विविध आहार आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त करने और समग्र स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।